हमारा जो टॉपिक है वन ऑफ माय फेवरेट्स, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फिलोसफी पढ़ाऊँ बिकॉज मुझे खुद पढ़ने का शौक है। बट एक क्लास में 1 घंटे में किसी हद तक क्योंकि लेंदी है तो इसको कंप्लीट कर पाना आई डोंट नो इट्स पॉसिबल है कि नहीं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हम स्लाइड्स में से गो थ्रू हो जाए। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको फिलोसफी और एजुकेशनल फिलोसफीज के हवाले से देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसमें से कुछ बहुत ही जर्नल से क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू में। बाकी आपको पता है कि जहाँ पे आपके पैनल में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपका जो एरिया है जो सब्जेक्ट का, वो भी लोग बैठे हुए होते हैं, और फिर एक बंदा वो बैठा हुआ होता है जिसका एरिया एजुकेशन का हो। तो आपसे स्टूडेंट से शुरू में ही एक सवाल पूछा जाता है कि आप किन सब्जेक्ट्स में जो है वो आपकी ग्रिप अच्छी है या आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो याद रखें इंटरव्यू के दौरान बॉल को हमेशा अपने पास रखना है और इसी तरह से आपने आंसर करना है। आप कभी भी उन सब्जेक्ट्स का नाम ज्यादा इमोशनल होके आपने नहीं देना है, आल्दो आपको पसंद होंगे, लेकिन हो सकता है उनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग जिनमें थोड़ी सी कम है, या हो सकता है आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो हमेशा से उन सब्जेक्ट्स का बता दीजिएगा जिसमें आपकी अच्छी ग्रिप है। एनीवेज फिर कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो इधर उधर से भी आपसे सवाल पूछें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी है, ठीक है। जनरली ये तो बहुत ही एक अब ज़बान इज़्ज़त आम है, सबको पता है कि जो फिलोसफी लफ्ज़ है इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। नॉर्मली इसको 2 सेक्शंस में बताया जाता है। इसकी मीनिंग फिलोस है और सोफिया है, जिसका मतलब है लव फॉर नॉलेज और लव फॉर विजडम। सो इंटायरली फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ लव फॉर विजडम और लव फॉर नॉलेज। सो आप इसको जैसे भी लेना चाहें, ठीक है। विजडम और नॉलेज को यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। पीपल गेट नॉलेज थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड द आंसर। एक्चुअली देखिए, फिलोसफी की जब भी बात होती है ना, तो स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे फिलोसफी तो ये कोई ऐसी चीज है जो हमारे सर के ऊपर से गुजरता है। ऐसा यूजुअली होता है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनके सर के ऊपर से गुजरता है, जबकि ऐसा नहीं है। फिलोसफी वही है जो हमारी जिंदगी में, हमारी डेली रूटीन के अंदर, हम उठते बैठते, हम जब बात कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, तो हम किसी न किसी तरह की फिलोसफिकल जो है उसके अंदर रहकर कर रहे होते हैं। हर इंसान की, एक आम आदमी की भी अपनी पर्सनल फिलोसफी होती है, जिसे लेमैन फिलोसफी या कॉमन फिलोसफी कहते हैं, और एक वो फिलोसफी होती है जो एकेडेमिया के अंदर यूज की जाती है। तो देखिए, फिलोसफी वो है जिसके अंदर क्वेश्चनिंग होती है और उन सवालों का जवाब। तो आप देखिए, इंसान की पैदाइश से ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, या हम किसी तरह से भी कोई भी चीज लर्न करते हैं, तो वो हमेशा से हमारे दिमाग के अंदर कुछ सवालात आ जाते हैं। उन सवालात के जवाब के नतीजे में हम कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। आपने इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वाइगोस्की की जो थ्योरी है दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जिसके अंदर इंसान जो है जब कोई नई चीज देखता है तो उसका जो ऑलरेडी जो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है, उसकी जो प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होती है, उसके अंदर जो है एक चेंज सी आ जाती है, जिसकी वजह से वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ जाता है, और वो उसको जानने की उसके अंदर चाह पैदा होती है, और यही चाह जो है वो उसको उसके सवाल तक पहुंचाती है, जवाब तक पहुंचाती है। तो ये जो इंक्वायरी हम अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, कभी कभार ये बहुत सुपरफिशियल होते हैं, बहुत ही सतही लेवल के सवाल जवाब होते हैं। कभी कभार हम बहुत ही डीप चले जाते हैं, बहुत ही गहराई में चीजों को सोचने लगते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम बहुत ही ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं, खुद से पूछ रहे होते हैं, या उनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, आप इस चीज से एग्री करते होंगे कि बच्चे समटाइम्स अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है। तो बच्चा पूछता कैसे है? क्या उसको फिलोसफी पढ़ाई गई है? नहीं, फिलोसफी तो नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन वो जरूर पूछता है कि मैं दुनिया में कैसे आया, या मैं क्यों आया, या मेरे आने का मकसद क्या है, या
जो है इस तरह के सवाल के अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से सवालात, फरिश्तों के हवाले से सवालात, ऐसे सवालात बच्चा पूछता है जो कि एब्स्ट्रैक्शंस की बुनियाद पे होती हैं, जिनके जवाब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि हम नहीं उनको दिखा सकते हैं, तो उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम तर डिस्कशन जो है इसको जानने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जो है ईयर्स में वो डिफरेंट फिलोसफीज के साथ आए और जिनकी फिलोसफी जो है वो थोड़ी सी समझ आने वाली हुई तो उन्होंने उसको एक नाम दिया और एक शक्ल दिया। मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम आ रही है, आवाज आ रही है मैम। ओके, मुझे बीच बीच में बता दीजिएगा क्योंकि बहुत पुरसुकून सी क्लास में मुश्किल हो जाता है। ओके, कुछ ब्रांचेस हैं मेटाफिजिक्स के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं या कुछ लोगों को आदत होती है पूछते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। वैसे एज अ टीचर जो है हम सबको हम अब एज की स्टेज पे आए हैं कि हमें इन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। मेटाफिजिक्स को एपिस्टेमोलॉजी सॉरी में एंटोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। मेटाफिजिक्स एंटोलॉजी को भी बोलते हैं। ये जो है मेटा मीन्स बियॉन्ड, यानी समथिंग बियॉन्ड आवर परसेप्शन, समथिंग बियॉन्ड देन वी कैन इमेजिन एंड वी कैन थिंक। बहुत ऐसा कुछ जो कि हम जिसको हम नहीं देख पा रहे होते हैं। दिस पर्सपेक्टिव डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। द स्टडी गोज बियॉन्ड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस एंड फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज, यानी जैसा कि मैंने कहा अपने जो है उस खालिक हकीकी के बारे में सवाल करना जिसे हमने कभी नहीं देखा। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अगर आप सोचिए गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ये हर रिलीजन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है। कुछ रिलीजन्स के अंदर उन्होंने देवी देवताओं की शक्लें बनाई हैं ताकि इस एब्स्ट्रैक्शन को खत्म करें, वो इस चीज को जो है वो ऐसा बनाए कि वो उसको छू सके और उसको महसूस कर सके। तो जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, शिकवा और जवाब शिकवा में पेकरे उगरे पेकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अंधे खुदा को क्यों कर। तो ये जिस तरह के सवालात है, यानी मैं पैदाइश से पहले कहाँ था, या हम इंसान की रूह जो है वो आलम अरवाह में कहाँ होती है, मरने के बाद हमने कहाँ जाना है, इस तरह के जो सवालात है ये तमाम तर सवालात मेटाफिजिक्स डील करती है। इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी की बारी आती है। एपिस्टेमोलॉजी इज समथिंग विच जो कि मोर फोकस्ड और मोर बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एजुकेशन, और ये जिसमें हम हैं, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर यूजुअली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस चीज का आइडिया आया तो कहाँ से आया, इस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल दरख्त है तो ये दरख्त है, इस दरख्त का नाम किसने रखा। इस तरह के सवालात जो मेरे ज़हन में आते हैं, इस दरख्त का नाम पत्थर क्यों नहीं हुआ, इसको दरख्त क्यों कहा गया, ये शेप गोल है तो इसको गोल, इसका नाम गोल, ये गोल किसने रखा, ये ब्लैक को ब्लैक क्यों बोलते हैं, व्हाइट को व्हाइट क्यों बोलते हैं। ये नॉलेज जो हमारे पास आई है फ्ला बीमारी के, ये जो इसका इलाज, ये इलाज पहले कहाँ से आई। आदम जब जमीन पर आए तो आदम को बहुत सारी चीजों की नॉलेज कैसे मिली, वो कैसे नॉलेज जो है आदम तक पहुंची, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो ये बिलीव है कि जो है आदम को जो भी उसको सिखाया जाता था वो उसके लिए जिब्रील अमीन आते थे, लेकिन एक नॉन मुस्लिम को आप ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाओगे। तो ये एपिस्टेमोलॉजी इस तरह के सवालों के साथ डील करती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये नॉलेज है तो ये नॉलेज कैसी है, इसको क्या इसको लेना चाहिए, क्या इसको नहीं लेना चाहिए, क्या बच्चे को ये पढ़ाना चाहिए और ये नहीं पढ़ाना चाहिए। जैसा कि अब भी आप मॉडर्न दौर के अंदर हम अगर एब्स्ट्रैक्शंस की तरफ ना जाएं, हम अगर पीछे उसकी तरफ ना जाएं, तो आज के दौर में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में जैसा कि हम कहते हैं कि क्या बच्चे को जेंडर एजुकेशन पढ़ानी चाहिए, नहीं पढ़ानी चाहिए, क्या पॉपुलेशन एजुकेशन के हवाले से किस एज में किस लेवल पे हमें पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अभी अंदर जो है वो बहस में है कि हमें इसको पढ़ाना चाहिए, इसका सोसाइटी पे क्या असर। तो ये तमाम तर सवालात जो है वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। एक्सियोलॉजी इज समथिंग जो कि अगेन डिफरेंट है। एक्सियोलॉजी इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे अगेन हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आ रहे हैं, अगेन उन चीजों की तरफ आ रहे हैं विच कांट बी टच्ड, ठीक है, जो कि महसूस किए जाते हैं, जो कि टच नहीं किए जा सकते हैं। सो इट डील्स विद एथिक्स,
ethics with issues of morality, which is an evolution of right and wrong, evolution of right and wrong, and good and bad, and correct and incorrect. So ethics basically जो है अच्छे बुरे की तमीज जो हम सिखाते हैं, और आपको पता है ना कि moralities जो है वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करती हैं। कुछ चीजें शायद वेस्ट में जो है ये बुरी नहीं मानी जाती है, हमारे यहाँ पे बुरी मानी जाती है। तो ये कैसे ऐसे कैसे हुआ कि दुनिया के अंदर एक शख्स के लिए किसी चीज की मॉरलिटी की वैल्यू कुछ और वहां पे कुछ और। सो वैल्यूज कैसे बने, वैल्यूज कैसे इनके अंदर, कैसे कहाँ के लिए वैल्यूज कैसे मुरतब किए गए, और किसने इसको डिफाइन किया। ठीक है, ये तमाम तर चीजें इथिक्स के अंदर। अब बात आती है एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स जैसा कि आपको पता है, हम कहते हैं ना एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, जिससे जिसके अंदर खूबसूरती और बदसूरती की बुनियाद आर्ट की बात की जाती है। जैसा कि कहा जाता है कि फला की जो है वो बहुत जाजिब नजर शक्ल सूरत के मालिक। तो किसने कहा कि इस शक्ल सूरत के मालिक लोग जाजिब नजर होते हैं? ये किसने डिसाइड किया? खूबसूरती के मेयार किसने तय किए और कैसे तय किए, और कैसे ये चीज अच्छा है, कैसे ये चीज बुरा है? मैं अमूमन यही पूछती हूँ, मेरा ये सवाल होता है क्योंकि मैं खुद से ये सवाल पूछती रहती हूँ कि काला काला क्यों है और सफेद सफेद क्यों है, और सफेद को अच्छे से और काले को बुरे से, ये कब ऐसा क्या हुआ था कि हमने काले को बुरे के साथ रिलेट करना शुरू किया और सफेद को अच्छे के साथ रिलेट करना शुरू किया? ठीक है, तो जब भी मैं इस डिस्कशन हमारी जब होती है अपनी कुछ क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो एक और मजे की बात गिलगित के कल्चर के अंदर कि वो जो हम सुर्ख और काली और सुर्ख और ब्लैक चुटियों के बीच में एक तफरीक करते थे बचपन में, तो देखिए हम कैसे उनके कलर को रिलेट करते थे किसी ऐसी उसके साथ जिसको हमें बुरा बताया गया था हमारे ज़हनों के अंदर, और हम रिलेट करते थे। तो ये तमाम तर इस तरह की चीज़ें एस्थेटिक्स के हवाले से हमारे अंदर कहाँ से आई? कुछ चीज़ें यूनिवर्सली अच्छी खूबसूरत समझी जाती हैं, कुछ चीज़ों को यूनिवर्सली, ठीक है? मोर जो है वो खूबसूरत है, और शायद ये यूनिवर्सली सभी लोग यही कहते हैं कि जो पीकॉक जो है वो खूबसूरत है। किसने कहा ये खूबसूरत है? क्या आपने कभी किसी ऐसे बंदे को देखा है जिसने ये कहा हो, मोर को देखने के बाद ये कहा हो कि बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है? तो ये तमाम तर सवालात, इस तरह के सवालात को जो डील करती हैं वो एस्थेटिक्स है, ठीक है? लॉजिक जो है थ्योरी ऑफ रीजनिंग है। लॉजिक जो है इट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड आर्गुमेंट। रीजनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉपर लॉजिक्स और आर्गुमेंट्स के साथ बात करते हैं। बेसिकली दे आर टू रिजेक्टिव इंडक्टिव क्या है, तो ये मुझे हेल्प आउट करेगा इसको समझने के लिए। क्या डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होती है? तो देखिए, हम मेरे ख्याल में हम जब भी रीजनिंग कर रहे होते हैं, या डिडक्टिव कर रहे होते हैं या इंडक्टिव, जैसा कि आपने यासिर से, शायद यासिर ने कहा कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है मूव्स फ्रॉम अ जनरल प्रीमिसेस टू पर्टिकुलर। ठीक है, तो एक जर्नल सा हम एक आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं, जर्नलाइज सा एक पर्सपेक्टिव देते हैं और उसको स्पेसिफिक बनाते हैं। जैसा कि कुछ आदतों को हमने खवातीन के साथ जोड़ा हुआ है, जैसा कि दुनिया की तमाम खवातीन रोती हैं। ठीक है, दुनिया की जितनी भी खवातीन हैं वो बहुत जल्दी रोती हैं या जल्दी इमोशनल होती हैं। तो अगर फातिमा एक खातून है जेंडर वाइज, तो फातिमा बहुत रोती होगी। ठीक है, तो देखिए डेली रूटीन में हम इस तरह, जैसा कि मेरी बेटी है, तो दुनिया की सारी लड़कियां ये काम करती हैं, तो तुम अगर लड़की हो तो तुम्हें ये काम करना होगा। ठीक है, ये मेरी डिडक्टिव रीजनिंग है। उसको ड्यूटी असाइन करते हुए मैं एक बहुत ही जर्नल सा एक वो लेने के बाद मैं एक स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर उस पे रुक जाती हूँ। इसी तरह इंडक्टिव रीजनिंग में मूव्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टू अ जनरल प्रीमिसेस, इसके बिल्कुल अपोजिट है। जैसा कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी, फॉर एग्जांपल अगर मेरी बेटी बहुत ज्यादा रोती है और वो एक लड़की है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं वो ज्यादा रोती होंगी। सो दैट्स मीन कि हम जितनी भी कर रहे होते हैं ना, हम रीजनिंग करते हैं, या हम डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं या इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं, और ये बहुत ही एक कॉमन सी बात है कि या तो हम इस तरह से अपने आप को जो है वो हम रीजन दे रहे होते हैं, या इस तरह से रीजन दे रहे हैं। तो एम आई क्लियर? यहाँ तक क्लियर है?
किसी को कोई मुश्किल डिडक्टिव इंडक्टिव समझने में? ओके ओके, मेरे लिए आपका एक थम्स अप काफी है, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जैसा कि लैटिन में हिंदू अल्फाज से निकल आया है, ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं, बी मॉरल डेवलपमेंट, प्रोड्यूसिंग मोरलिटी, अपराइट इंडिविजुअल। तो एक्चुअली देखें, एजुकेशन वही है जो कि फिलॉसफी बता रहा है कि हम इंसान को दुनिया के बारे में समझने, उसको दुनिया की हकाइक को समझने में हेल्प आउट करे इंसान को। ऐसी जगह पे उसको रख के एक फॉर्मल तरीके से हम इंसान को वो तमाम तर मोरालिटीज, प्रिंसिपल्स और जिंदगी गुजारने के उसूलों से उसको वाकिफ कराए। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो एजुकेशन के भी एम्स के अंदर आ जाती हैं। एक्चुअली एजुकेशन का बेसिक मकसद ये है ना कि इंसान की बिहेवियर में मॉडिफिकेशन। तो अब तक जो हमने फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, फिलॉसफी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं या उसके जो भी एरियाज हैं, जो भी बात हुई वो इस पूरे एरिया को कवर अप करता है, जो कि ये कहता है कि इंसान को क्या है, वो क्यों दुनिया में आया है और उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे अच्छे बुरे की तमीज रखनी चाहिए, और ये तमाम तर चीजें एजुकेशन के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टीचर को फिलॉसफी के बारे में बेसिक चीजों का पता हो और वो इससे जो है वो वाकिफ हो, ठीक है। इसके बाद अब देखिए एजुकेशनल जो फिलॉसफी है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर दे रहे होते हैं। इनमें व्हाट आर सम ऑफ द assumptions that we often hold about education, ठीक है। Are these assumptions true? What is the purpose of education? Is education for character building? अच्छा, ये दो सवाल है, what is the purpose of education और is education for character building? Are our children receiving quality education? मुझे इन दो सवालों का जवाब चाहिए। If any one of you, अगर आप practicing teachers हैं, तो क्या कभी आपके बच्चों ने क्लास में आपसे ये सवाल पूछा है कि ये हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, हमें क्यों भेजा जाता है स्कूल? आपका बच्चा, आपके घर का बच्चा, क्या उसने कभी आपसे पूछा है कि उसे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, वो साइंस पढ़ के क्या करे, वो मैथ्स के फॉर्मूलाज रट के क्या करे? तो क्या कभी आपके बच्चे ने ये सवाल पूछा है? और अगर सवाल पूछा है तो आपने क्या जवाब दिया है एज अ टीचर? एनी वन ऑफ यू, अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, बिकॉज मुझे अंदाजा है कि मेजोरिटी ऑफ यू आर टीचर्स। तो अगर आपने कभी कोई ऐसा सवाल एक्सपीरियंस किया हो अपने बच्चे की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। ओके, यूजुअली मैं इस तरह के सवालात बच्चे जब मुझसे पूछते हैं, मेरी बेटी जब मुझसे पूछती है कि एजुकेशन का मकसद क्या है, मैं कहती हूँ कि आपका एजुकेशन से जो है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। तो मुझसे कहती है कि मैं अम्मी मैथ के फार्मूलाज पढ़ के मेरा बिहेवियर में चेंजेस आने हैं, या साइंस के जो है वो, या कुछ इस तरह के चीजें पढ़ के, ठीक है। सो एक टीचर को पता होनी चाहिए कि एजुकेशन के अंदर मैथ्स के क्लासरूम में बिसाइड्स ये कि आप फार्मूलाज पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को एक साथ बैठना सिखा रहे हैं, आप उनको डेली उनकी जो है रूटीन के अंदर पैसों का जो लेन देन है उसके हवाले से उनको अवेयर कर रहे हैं, या साइंस को पढ़ा के आप उनके अराउंड जो दुनिया है, जो एक लिविंग वर्ड है या नॉन लिविंग वर्ड है, उससे फेमिलियर करवा रहे हैं। तो एक टीचर को इन तमाम सवालों के जवाब आने चाहिए। Should education have aims? What subject matters content should be taught in education? Who should choose the content to be learned in schools in a multicultural society? From whose culture should the content be chosen? What is worthwhile knowledge? ठीक है। तो ये कुछ सवाल इनमें से वैसे वो हैं जो अभी भी मेरे दिमाग में है और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मुझे इनके जवाब नहीं मिल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कंटेंट डिसाइड करता है और कौन सा कंटेंट वो है जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब भी हम अपने आप से पूछते हैं और अब भी इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा होता, और ये तमाम तर चीजें अगर हमारे जहन में आती हैं रिगार्डिंग टू अवर टीचिंग लर्निंग या हमारी एजुकेशनल सिस्टम की, तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम आपने जो ये जो क्वेश्चन रेज किए हैं ना, मैं समझता हूँ कि असल में हम यही सवालों के जवाब के पीछे लगे हुए हैं। अगर ये क्वेश्चंस अगर हमारे जितने भी एस्पायरेंट यहाँ पर मौजूद हैं, अगर इसका जो है ना सही आंसर दे पाते हैं या इस क्लास के इन पे भी इन सवालों का जवाब वो ट्रेस कर लें कहीं से, तो
मैं समझता हूँ कि इनके इंटरव्यू में हाई स्कोरिंग आसानी से कर पाएंगे। यही सवाल वहाँ से इनसे पूछेंगे, लेकिन अंदाज बयां मुख्तलिफ होगा। सही यकीन जाने में इसलिए इनसे पूछ रही हूँ क्योंकि यही तो फिलॉसफी है, यही तो वो फिलॉसफी है जो जिससे हम रोजाना हमारा आमना सामना होता है। हम उठते बैठते इसके साथ जो है रह रहे होते हैं और फिर भी हम फिलॉसफी को एक खुश सब्जेक्ट और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज समझ के हम डर रहे होते हैं और इसी तरह के सवाल इनसे पूछे जाएंगे जब ये इंटरव्यू में होंगे कि एज अ टीचर अगर आपसे सब पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे। क्योंकि बहुत बार हम टीचर्स भी हैं, हम पेरेंट्स भी हैं और जब ऐसे सवाल हमारे बच्चों की तरफ से आते हैं तो किस तरह के हमारे जवाब, हम किस तरह के जवाब। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका छोटा सा बच्चा आपसे पूछे कि मैं कहाँ से आया तो आप उसका जवाब कैसे दे रहे हैं। अगर आपका बच्चा आपसे पूछे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब छोटे बच्चे शादी की बात करते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, पेरेंट्स का रिएक्शन, वो कैसे जवाब देते हैं इस चीज के हवाले से। जब वो दूसरे रिलीजन के हवाले से जो दूसरे जो सेक्स होते हैं उनके हवाले से कोई सवाल पूछते हैं तो क्या पेरेंट्स का जवाब कैसे होता है। ये फिलॉसफी है, ठीक है। ये फिलॉसफीज बिहेवियर शेप देते हैं, ये फिलॉसफीज इंडिविजुअल्स बनाते हैं एक्चुअली। पेरेंट्स की जो है वो अप्रोच क्या होती है जवाब देने की, टीचर्स की अप्रोच क्या होती है जवाब देने की, यही वो चीजें हैं जिनके जवाब चाहिए होते हैं। अब हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट फिलॉसफीज पढ़ेंगे। इन फिलॉसफीज को पढ़ते पढ़ते शायद ऐसा हो आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े अल्फाज या ऐसा इंग्लिश वाला जो ये मैं लेकर आई हूँ इसको रख के मैं आगे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि जो मेरा अब तक एक बना है मेरा जो जहन के अंदर जो एक खाका बना है फिलॉसफी को लेके, या मैं इसको जैसे परसीव करती हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल वे में एक आप समझे जैसा कि डिस्कशन की तरह मैं आप तक पहुंचाऊं इन चीजों को, ताकि आपको मुश्किल या बहुत ही ऐसी खौफनाक चीज ना लगे। ठीक है, जब हम इन फिलॉसफीज को पढ़ेंगे ना तो आप लोग सर्च कर लें कि आप किस पे फॉल करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान हमेशा से एक आइडियलिज्म को ही जो है वो अपने सर पे सवार कर ले। हम डिफरेंट टाइम्स में मैं आपको मैं नहीं इसको वो कर लूंगी कि सब ये करते होंगे, ठीक है, आई एम सो सॉरी, बट मैं ये कहूंगी कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से सोचती हूँ। कभी मैं आइडियलिस्ट बन के सोचती हूँ कि कुछ मौकों पे शायद मैं रियलिस्ट बन जाती हूँ, कुछ मौकों पे शायद मैं प्रेगमेटिस्ट बन जाती हूँ। तो मैं इन तमाम फिलॉसफीज को जिंदगी के मुख्तलिफ उनमें अपने अंदर से इनको रिफ्लेक्ट होते हुए या अपने थॉट्स के अंदर इसको रिफ्लेक्ट होते हुए मैं देखती हूँ। तो आप खुद को भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, इसके अंदर इन फिलॉसफीज के अंदर खुद को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली फिलॉसफी जो है वो आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म जैसा कि नाम से जाहिर है दो मेजर फिलॉसफीज हैं। मुझे थोड़ा हिस्टोरिकली बताने दीजिए। फिलॉसफी जो है वो बहुत शायद ज़माने अव्वल से फिलॉसफी जो है वो, क्योंकि मैंने कहा आदम के आने से हम क्योंकि मुस्लिम है तो हम दुनिया की वजूद को आदम के आने से जोड़ते हैं। उससे पहले भी दुनिया तो खैर मौजूद थी, लेकिन इंसानी दुनिया की जो एक वो वजूद आई वो आदम के आने से हुई और तब से ये फिलॉसफी चलती आ रही है। ठीक है, हाई बिन यज़कान एक बुक है, अगर आप में से किसी को बुक रीडिंग का शौक है, छोटी सी बुक है हाई बिन यज़कान, एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि जंगल में था और वो कैसे कैसे वो रीजनिंग में इन्वॉल्व कैसे हुआ, उसने एक्सपीरियंसेस कैसे किया, उसने चीजों को कैसे लर्न किया। मैं तो ये कहती हूँ कि ये किताब जो है हाई बिन यज़कान जो इब्न तुफैल की लिखी हुई है, ये किताब जो है बेसिकली जो टार्ज़न और मोगली की जो स्टोरी है ना वो उससे ली गई है। ये किताब बहुत पहले छपी है, काफी पुरानी किताब है, तो इसके अंदर भी ये बताया गया है। तो एक्चुअली वहां पे फिलॉसफी बहुत पहले से थी, लेकिन इसको किताबी शक्ल दी गई, इसको एक बाकायदा नाम के साथ, इसको जिसने शुरू किया फिलॉसफी फलसफे को इंट्रोड्यूस कराने में वो प्लेटो था। ठीक है, और प्लेटो ही वो शख्स था जिसने जो कि सुकरात का शागिर्द था। ठीक है, वो सुकरात के पास जाता था, उसको सुनता था और प्लेटो की जो बैकग्राउंड है वो एथेंस की जो है वो एक अमीर फैमिली से वो बिलोंग करता था और क्योंकि एथेंस को उनकी वो शिकस्त हुई थी तो प्लेटो जो है वो इससे डिसअपॉइंट होके वो निकला था हकीकत की तलाश में, जैसे वो निकले थे बुद्धा निकले थे। ठीक है, तो ये तमाम तर लोग जो बुद्धा है, प्लेटो है, इस तरह के जो नाम आप
जो नाम सुनते ही एक्चुअली वो लोग हैं जो हकीकत के तलाश में निकले थे और उन्होंने किसी न किसी शक्ल में, किसी फिलॉसफी की शक्ल में अपने तजुर्बात का एक मजमुआ हमारे पास छोड़ा है। तो एक्चुअली प्लेटो के दौर के बाद से 1600 समथिंग में ये फिलॉसफी जो है वो ये बाकायदा एक किताब की शक्ल में, जब प्लेटो ने अपनी पहली किताब लिखी तो उसी के बाद से जो है वो ये शुरू हुई। और आइडियलिज्म जो है वो बेसिकली प्लेटो का नजरिया है जिस पे सोक्रेटिस भी काम करते थे और उसके बाद प्लेटो ने इसको बाकायदा किताब की शक्ल दे दी। आइडियलिज्म, आइडिया, दो बेसिक फिलॉसफीज है, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है, दो बेसिक फिलॉसफीज हैं, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, जो कि कंप्लीटली एक दूसरे के अपोज करते हैं। अब एक बात याद रखें, हमेशा से मैं देखती हूँ कि जब हम फिलॉसफी पढ़ा रहे होते हैं या कोई और सब्जेक्ट, एज ए टीचर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप पे इन्फोर्स नहीं कर रही, हो सकता है आप इससे एग्री ना करते हो, लेकिन मेरा एक तजुर्बा रहा है कि जब भी हम चीजों को एक दूसरे के आमने सामने जब हम उनकी कंपैरिजन में लाते हैं या अपोज में लाके खड़ा करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहती हूँ कि ये चीजें एक दूसरे से डिफर नहीं करते हैं, लेकिन ये इसके बाद एक नई थ्योरी आती है, जैसे कि आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म आई। आइडियलिज्म और रियलिज्म के अंदर क्लियरली कुछ पॉइंट्स में बहुत ज्यादा ये एक दूसरे से अपोज करते हैं। जो प्लेटो का शागिर्द था अरिस्टोटल, वो प्लेटो का शागिर्द था, उसने प्लेटो को सुना ये कहते हुए कि आइडियलिज्म क्या है और आइडियाज कैसे काम करते हैं, तो अरिस्टोटल ने टोटली एक डिफरेंट थ्योरी दे दी जो कि रियलिज्म है, जो कि आइडियलिज्म को अपोज करती है। याद रखें, रियलिज्म आइडियलिज्म को हर पॉइंट पे अपोज करती है। ठीक है, और ये दो ऐसी थ्योरीज हैं जो एक दूसरे के अपोज में काम करती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफर है। ठीक है, आइडियलिज्म जो है ये टर्म आइडियल से निकला है, यानी it is a philosophical approach that believes that ideas are the only true and reality worth knowing. Ideas यानी कुछ ऐसा जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो हमारे दिमाग में है। एक सेकेंड के लिए आप लोग एक काम कर ले, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर लिया आप लोगों ने? आप मुझे बताएं, आंखें बंद करने के बाद आपको कुछ नजर आता है? आंखें बंद करने के बाद आपके पास क्या रहता है? अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं, आप सिर्फ और आपके आइडियाज आते हैं मैडम। आप और आपके ख्यालात। अब यही आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म यानी जो है वो हमारे दिमाग में है, जो है वो हमारे ख्याल में है, इसके अलावा दुनिया कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो सामने वाली चीज को मैं काला देखना चाहूँ तो वो काला नजर आएगा, मैं सफेद देखना चाहूँ तो वो सफेद दिखेगा। आइडियलिज्म इस हद तक जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो भी है वो आइडिया है, पहले आइडिया आया, दुनिया बाद में वजूद में आया। अब अल्लाह ने दुनिया बनाया ना, तो अल्लाह को पहले आइडिया आया था और उसने उसी आइडिया के मुताबिक दुनिया बनाई। ठीक है, दुनिया पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब ये जो मैं बातें बता रही हूँ, आप जब मैं रियलिज्म पढ़ाने लगूं तब इसको टैली करना है। These ideas are eternal, fixed and unchanging. ये आइडियाज वो हैं जो हमेशा से रहेंगे, इंसान के मरने के बाद भी ये आइडियाज वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये अनचेंजेबल। ठीक है, सो आइडियलिज्म इज समथिंग विच डील्स विद ओनली माइंड ऑफ अ पर्सन, जो इसका दारो मदार, जिसकी टोटल फोकस है वो आपका दिमाग है, आपकी सोच है, क्योंकि दिमाग भी नहीं, माइंड। फिर ये जो है बड़ी एक मजे की बहस आती है आइडियलिज्म और रियलिज्म के अंदर कि अगर माइंड है तो माइंड की तो अपनी भी एक शेप है, वो भी एक वजूद रखता है ना, मास जो है उसकी है, हमारे दिमाग की जो है, ब्रेन की अपनी एक कैपेसिटी जगह रहता है, उसकी साइज है, हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे, हम इस दिमाग के अंदर चलने वाली उस पूरी कश्मकश को की बात कर रहे हैं, जो कि अनटचेबल है, जिसको इंसान टच नहीं कर सकता, जिसको सिर्फ फील कर सकता है। ठीक है, truth, knowledge and values are simply the conception of the mind, therefore the mind is the controller and explainer of the phenomena that we are seeing. Things such as buildings and trees exist but have no existence apart from a mind that conceived them. जब तक कोई इंसान उस दरख्त को ये कहते हैं कि दरख्त तो था, ठीक है, पत्थर तो थे, जब तक इंसान ने उसको दरख्त नहीं कहा, उसकी कोई वजूद, मतलब उसकी कोई वजूद तो थी लेकिन वो बेमकसद था।
इंसान के दिमाग में हर चीज को मकसद देती है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे इसमें गलत क्या है, ऐसा बिल्कुल भी सही है कि जब तक हम इंसान नहीं आया, जब तक इंसान ने दुनिया को एक्सप्लोर नहीं किया, जब तक इंसान ने दुनिया को जो है वो एक्सप्लोर कर करके अपने उसने उसने उसको अपने यूज के काबिल नहीं बनाया, तब तक दुनिया तो थी और उसका कोई मतलब वो फजूल थी, दुनिया ऐसे ही पड़ी हुई थी, वो वैसे जमीन वैसी की वैसी ही थी। तो जब तक इंसान नहीं जाता, उसको एक्सप्लोर नहीं करता, जब तक उसको उसकी मीनिंग उसके नाम नहीं रखता, उसको यूज नहीं करता, तब तक उसका कोई वो ही नहीं है, यानी उसके वो बेमकसद है। तो इनके मुताबिक इंसान का दिमाग ही है वो है जो चीजों को शेप देता है, चीजों को नाम देता है, चीजों को मकसद दे देता है। अगर दिमाग ये ना करे तो वो चीजें वहां पे पड़ी रही, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। The external world is in real sense man-made. Idealist seeks to discover true knowledge rather than create it. ठीक है, वो ये कहते हैं कि नॉलेज पहले से मौजूद है, ठीक है, हमें इसको बनाने की या जनरेट करने की या एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे हमें इसको शेप देने की जरूरत नहीं है। जो है वो है, हमने उसको एज इट इज लेना होगा, हमें उसको एज इट इज परसीव करना होगा और हमें यही हकीकी नॉलेज है। इन सर्च फॉर ट्रूथ, ब्यूटी एंड जस्टिस, enduring and everlasting, the focus is on conscious reasoning in the mind. ठीक है, तो वो जो रीजनिंग हम करते हैं उसी के हेल्प से। अब प्लेटो की बात करते हैं। 1600 मैंने बोला था, ये 427 BC में भूल गई थी। ठीक है, मुझे शायद मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और ये चीजें याद नहीं रहती हैं, तो इनका कहाँ से रहेगा सही। So Plato believed that there are two worlds. The first is the spiritual and mental, mental, which is eternal, permanent, orderly, regular and universal. ठीक है, जिसको माइंड कहा जाता है, जिसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि ये स्पिरिचुअल है और मेंटल है। अब स्पिरिचुअलिटी की ज्यादा बात होती है जब भी आइडियलिज्म की बात होती है। देखिए, इस्लाम के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में हम आइडियलिस्टिक हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स कि हमें ये बच्चों को समझाने होते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक खास स्टेज पर आके हम कहते हैं कि इससे ज्यादा और सवाल नहीं, क्योंकि ये हमारी जो ईमान का भी तकाजा है ना कि हम थोड़ा थोड़ा एक हद में रहकर इस तरह के सवाल पूछें। देयर इज आल्सो द वर्ड ऑफ अपीयरेंस, द वर्ड एक्सपीरियंस थ्रू टच, साइट, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड, दैट इज चेंजिंग, इम्परफेक्ट एंड डिसऑर्डरली। ये बॉडी है। प्लेटो ये कहता है कि दो तरह के वर्ड्स हैं, एक वो जो कि स्पिरिचुअल है और मेंटल है, जो मरने के बाद भी प्लेटो के मुताबिक इसने ये खत्म नहीं होना। जो आपकी रूह है वो एक्चुअली मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपका जिस्म जो है, ये जिसको आप स्मेल, टेस्ट एंड टच के जरिए जो भी आप फील करते हैं, ये इम्परफेक्ट है, ये चेंज होता रहता है और ये डिसऑर्डर है। ठीक है, दिस डिवीजन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ड्यूअलिटी ऑफ द बॉडी एंड माइंड। सो ये आप याद रखें, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि ड्यूअलिटी ऑफ माई बॉडी एंड माइंड, ये किसका आइडिया था, किसने दिया था और ये क्या है। ठीक है, Plato observed that there are two forms of reality. अब reality की इसने दो forms बताई हैं. The first one has referred to as the reality of the idea in the mind, true reality. ठीक है, जो कि आपके दिमाग में है, जो कि आपके दिमाग जिसको जैसे परसीव करता है, वो हकीकी रियलिटी है। The second is the reality of the object, illusion. ठीक है, imperfect representation of what the object is. ठीक है, so दूसरा ये है जो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बॉल है, आप उसको टच करते हैं, टच करने के बाद भी आपका दिमाग कहता है नहीं ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, आप उसको दिमाग के अंदर आप उसको कुछ और मानते हैं, हकीकत में वो आपके सामने किसी और तरह से है। ये बहुत गहरी बातें हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल से वो दे दूं, लेकिन समटाइम्स बहुत बार ऐसा होता है, हम जो कहते हैं ना कि जो हमारे सामने है वो एक्चुअली वैसा नहीं है। मैं इसको वैसा नहीं समझता, या मैं जो है इसको वैसा परसीव नहीं करता, तो ये तमाम तर चीजें जो है वो इसी के बारे में है, जो कि टू फॉर्म्स ऑफ रियलिटी हैं। सेंट ऑगस्टाइन जो था, ये सेकंड वो इंसान था जिसने आइडियलिज्म को और जो है इसने बढ़ाया। ही वाज कंसर्न्ड विद द कांसेप्ट ऑफ इवल सिंस मैन इनहेरिटेड द सिंस ऑफ आदम। ठीक है, ये जो है इस बंदे का जो ज्यादातर काम है ये मोरलिटीज के ऊपर था,
इसको ये जो है स्पेसिफिकली ये आदम और उसके गुनाह के हवाले से बहुत ज्यादा बात करता था और इसने कॉन्सेप्ट ऑफ इवल को बहुत ज्यादा जो है वो पढ़ा है, इसने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की है. He was continuously involving in a struggle to regain the kind of purity he had before the fall. ये आदम की उसके पीछे था कि ये वो जब जन्नत में था आदम, इसको ये लगता था तब वो प्योर था और उस प्योरिटी को जानने की, समझने की इस बंदे ने जो है वो हमेशा से कोशिश की है कि इस गुनाह से पहले आदम जो था वो कैसा था और कैसा होना चाहिए, तो इसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की. He believed in Plato's notion of duality of reality. He referred to the two words as the word of God and the word of man. ठीक है. अगेन इसने दो दुनिया बताए, एक ने कहा, एक को वर्ड ऑफ गॉड का है, दूसरा वर्ड ऑफ मैन. तो कहीं ना कहीं उसने वो जो हम कहते हैं ना ज़मीर, हमारा ज़मीर है, अंदर से कुछ ऐसा है कि हम इसको नहीं मान रहे होते. अगर हम कुछ कर भी रहे होते हैं दुनियावी तकाज़ों की बुनियाद पे, हमने कुछ गलत भी किया है, तो अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको और मुझे हमेशा ये बताती रहती है कि ये गलत है, लेकिन आप फिर भी वो करने पे समटाइम्स मजबूर हो जाते हो, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हालात ऐसे हो जाते हैं. तो ये वर्ड ऑफ गॉड है जो आपको अंदर से, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी जो है वो अंदर से आपको वो ये करने नहीं देती है, और वर्ड ऑफ मैन वो है जो समटाइम्स आपको कुछ गलत करने तक आपको मजबूर करती है. द वर्ड ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ दिस